हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, एक और एडिटोरियल देखते हैं द हिंदू का। सबसे टफ यही माना जाता है, एडिटोरियल ही माना जाता है। पार्सिंग करते हैं, देखते हैं। थोड़ा बोरिंग होता है गाइज, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एडिटोरियल की पार्सिंग कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चनेबल कंडक्ट। ये जो लिखा होता है इसको पढ़ के टोटल समझना मुश्किल है कि क्या मामला है। तब भी कह सकते हैं क्वेश्चनेबल का मतलब है जिस पर क्वेश्चन उठ जाए। कंडक्ट का मतलब है कि आपका जो रवैया है, आपका जो तरीका है, तो आपके तरीके पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा है। तो इसका तो ये मतलब हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि सेंटर शुड बी वरीड बाय गवर्नर्स रिलक्टेंस टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तोड़कर देखते हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट कौन है? सेंटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये शुड भी हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ जो वरीड है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि इस वरीड को हम क्या माने। इसको हम एडजेक्टिव माने या इसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म माने, पैसिव वाला। और यहाँ पर बाई भी लिखा हुआ है तो लोगों के दिमाग में आता है बाई लिखा है तो पैसिव हो गया, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। शुड बी वरीड यानी कि सेंटर को चिंतित होना चाहिए, यानी कि ये जो है ये एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम वरीड तो मैं चिंतित हूँ, और आई शुड बी वरीड मुझे चिंतित होना चाहिए, आई विल बी वरीड मैं चिंतित होऊंगा, इस तरीके से। तो सेंटर शुड बी वरीड, सेंटर को चिंतित होना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया चिंतित होना चाहिए, तो किस चीज़ के द्वारा वो चिंतित होगा? तो बाई गवर्नर्स रिलक्टेंस। यहाँ जो गवर्नर्स लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि सिर्फ यहाँ ऊपर एक कॉमा है, एपोस्ट्रॉफी एस की जगह खाली एपोस्ट्रॉफी है। आप ये समझ रहे ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार क्या, हमेशा ही होता है कि अगर आप प्लूरल नाउन लिखोगे, लेट्स से कि अगर आप ऐसे लिखते हो, बॉय लिखते हो, तो बॉय हमारा सिंगुलर है ना। तो अगर मैं इसका एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगा तो ऑफकोर्स मैं ऐसे बोलूँगा कि बॉय पे ऊपर ऐसे कॉमा होगा और यहाँ पर ऐसे होगा, बॉयज़ होगा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि लड़का का। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द बॉयज़ पेन, और एक ही लड़का है, दिस इज़ द बॉयज़ पेन, ये लड़का का पेन है। लेकिन अगर ऑलरेडी मेरे पास बॉयज़ लिखे हुए हैं, यानी कि बॉयज़ मेरा प्लूरल है, और इसका जब मैं एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा तो अब मैं जब बॉयज़ कर रहा हूँ तो अब ऐसे नहीं कर सकता, बॉयजेज नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमें क्या करना पड़ता है? ये बॉयज़ है, खाली एक ऐसे कॉमा लगा दो, बॉयज़। इसका मतलब हो गया लड़कों का, लड़कों का। इस वजह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है गवर्नर्स, यानी कि बहुत सारे गवर्नर्स हैं तो उनका। तो सेंटर को चिंतित होना चाहिए किस चीज़ के द्वारा? गवर्नर्स की रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब है कि आप किसी काम को नहीं करना चाह रहे हो, आपका आपकी जो आनाकानी है, तो गवर्नर लोगों के आनाकानी से चिंतित होना चाहिए। अच्छा, आनाकानी क्या करने के लिए है? तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है, टू फॉलो। आनाकानी है फॉलो करने में, फॉलो करने में हिचकिचा रहे हैं, गवर्नर लोग हिचकिचा रहे हैं, क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो ये टू फॉलो हमारा इन्फिनिटिव है, और इस इन्फिनिटिव का ही अपना ऑब्जेक्ट है। देख रहे हो, इन्फिनिटिव का अपना ऑब्जेक्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे गवर्नर लोग, आनाकानी कर रहे हैं। तो गवर्नर लोगों के संविधान को फॉलो करने में जो आनाकानी है, उससे सेंटर को क्या होना चाहिए? थोड़ा सा वरीड तो होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर चिंतन मंथन तो करना चाहिए। क्लियर कट समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखिए। यहाँ लिखा हुआ है द कंडक्ट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर। यहाँ कॉमा है, पहले यहीं पर रुक जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर आ गया द कंडक्ट और यहाँ पर आ गया ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर, तो समझ लो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इस प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन होगा ना, यही सब्जेक्ट है। बात किसकी हो रही है? कंडक्ट की हो रही है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, और बाकी बीच बीच में मतलब इसके बगल में जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज लगे होते हैं, ये सब मिलाकर के एक नाउन फ्रेज बनाते हैं। लेकिन पूरे नाउन फ्रेज में मेन किसकी बात होगी? कंडक्ट की। यानी कि यही सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब लगेगा वो इसके हिसाब से लगेगा। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तरीका। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द कंडक्ट, किसका कंडक्ट? रवैया, किसका रवैया?
ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर का रवैया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा हुआ है आर एन रवि और यहाँ पर एक और कॉमा है। इस दो कॉमा के बीच में जो छोटा सा नाम लिखा है ना, इसे हम कहते हैं एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, बता रहा है कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो कौन है, वो आर एन रवि है। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा हुआ हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चनेबल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अब ये हैज़ बीन जो है ये किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट कौन है? क्या ये तमिलनाडु सब्जेक्ट है, क्या ये गवर्नर सब्जेक्ट है, कि ये आर एन रवि सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट एक कंडक्ट है, ये कंडक्ट सब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब है। तो ये जो रवैया है हैज़ बीन, ये हैज़ बीन का मतलब शुरू से ही रहा है। कैसा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधानिक रूप से क्वेश्चनेबल, सवाल उठने वाला रवैया रहा है। फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, काफ़ी समय से ऐसा ही रहा है। मैं आपको बता दूं कि कई बार हम हैज़ बीन हैव बीन कहाँ पे लगाते हैं, देखिएगा इस, देखिए ग्रामर में होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा कंडक्ट बुरा है, तो मैं बोलूँगा योर कंडक्ट इज़ बैड, योर कंडक्ट इज़ बैड। तुम्हारा बिहेवियर बुरा है, मैं कैसे बोलूँगा? योर बिहेवियर इज़ बैड, इज़ बैड। लेकिन जैसे मैं इसमें टाइम लगा दूंगा कि तुम्हारा जो कंडक्ट है भाई 4 साल से बुरा है, तो अब मैं इज़ नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूँगा? योर कंडक्ट हैज़ बिन बैड फॉर 4 years। याद रखना। तो जब टाइम लग जाएगा तो हमें हैज़ बीन हैव बीन लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि आप शादीशुदा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ओ यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो, यू आर मैरिड। लेकिन मैं बोलूँ यार तुम तो 10 साल से शादीशुदा हो, तो मैं यू आर मैरिड नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूँगा? यू हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? यहाँ तक हो गया कि उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी समय से ऐसा ही रहा है, क्वेश्चनेबल रहा है उनका जो रवैया है। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस, अभी देखो छोटे छोटे जुमले होते हैं, इसको समझिए। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस का मतलब, इंस्टेंस का मतलब क्या है कि अभी हाल ही के किसी मुद्दे में, अभी इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो अभी हाल में कुछ ऐसा हुआ है, उसमें क्या हुआ कि हिज रिफ्यूजल टू अलाउ द री इंडक्शन ऑफ के पॉनमुडी into the Tamil Nadu cabinet has been exposed as unwarranted। अब इसको तोड़िए, कैसे हम इसका पार्सिंग करेंगे? देखिए बात किसकी हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है his refusal। ये जो his होता है ना गाइस, एक्चुअली इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, या इसको डिटर्मिनर कह सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को आराम से सीखिए। नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एडिटोरियल की जिसने पार्सिंग कर ली बॉस, आपको समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब होता है? इट्स अ बिग डील, अब हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको ये आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। हालत ख़राब हो जाती है, लोग रोने लगते हैं एडिटोरियल देख करके, आइला ये क्या है, समझ में नहीं आता है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव ये कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये होते हैं। तो इनके बगल में आपको फुल अलाउड है कि आप एक नाउन लगाते हैं। वो नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और वो नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर मैं कहता हूँ कि हिज रिफ्यूज़ल, तो रिफ्यूज़ल मेरा नाउन है। हिज रिफ्यूज़ल मतलब कि उसका ये इनकार, यू नो। अगर मैं कहता हूँ कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी, तो ये नाउन है। तो यानी कि हम इसको देखते हैं कि अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वही बात हुई है, हम कैसे सोचेंगे सब्जेक्ट कौन है? तो हिज रिफ्यूज़ल ये मेरा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के बगल में कोई वर्ब नहीं आ रहा है, देख रहे हो कैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं। यहाँ लिखा हुआ टू अलाउ, यानी कि बिना कोई वर्ब लगाए यहाँ पर ये इन्फिनिटिव आ गया, हिज रिफ्यूज़ल टू अलाउ, इन्फिनिटिव आ गया। अब अलाउ इन्फिनिटिव है, तो इस इन्फिनिटिव का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, इस अलाउ का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हिज रिफ्यूज़ल, ठीक है, उसका जो इनकार है, क्या करने का इनकार है? अलाउ करने से इनकार है कि वो आज्ञा नहीं दे सकता। किस चीज़ को आज्ञा नहीं दे सकता?
द री इंडक्शन। अब आप दिमाग लगाओ कि ये जो अलाउ है, इसके बगल में इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स वो नाउन ही होना है। तो ये जो री इंडक्शन है ये नाउन है। पहचानने के कई तरीके, एक तो आप वर्ब के बगल में लिखा है तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा, दूसरा इसमें आर्टिकल लगा है तो नाउन होगा, तीसरा कि इसमें इसके अंदर आई ओ एन लास्ट में आ रहा है तब भी नाउन की पहचान है। तो हर एंगल से आप समझ जाओगे। तो हिज रिफ्यूजल टू अलाउ द री इंडक्शन। अब री इंडक्शन के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, ऑफ के पॉन मुड्डी। तो ये बता रहा है कि री इंडक्शन जो है, री इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को दोबारा नौकरी पर रख लेते हो, दोबारा किसी को पोस्ट दे देते हो। तो उसका है कि अभी लेटेस्ट इंस्टेंस में क्या हुआ कि जो आर्यन रवि है वो रिफ्यूज कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे, अलाउ करने से मना कर रहे हैं। क्या अलाउ नहीं कर रहे? कि वो दोबारा के पॉन मुड्डी को दोबारा जो है वो पोस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो समझ गए। इनटू द तमिलनाडु कैबिनेट, कहाँ पोस्ट नहीं देंगे? तमिलनाडु कैबिनेट में पोस्ट नहीं देंगे। तो उनका ये जो रिफ्यूजल है हैज़ बीन एक्सपोज्ड। तो बताओ कि हैज़ बीन किसके लिए आया होगा? रिफ्यूजल के लिए आया होगा। मैं जो आपको पार्सिंग समझा रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? आप न्यूज़ मत सुनो, अंग्रेजी को समझो। देखो, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा उसका वर्ब। पैसिव है, बट देखो कितना, मतलब कहाँ पे सब्जेक्ट और कहाँ पे इसका वर्ब आ रहा है, और बीच में देखो क्या क्या आ रहा है। यानी कि इससे साबित होता है कि सब्जेक्ट के बगल में जो पोस्ट मॉडिफायर है उसमें क्या क्या हो सकता है। ये आपका इन्फिनिटिव हो सकता है, देख लो इतना बड़ा तो इन्फिनिटिव ही है। प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नाउन फ्रेज कहलाता है। देख रहे हो, बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो उसके इस रिफ्यूजल को एक्सपोज कर दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। किस रूप में एक्सपोज किया गया है? एज अनवारंटेड। कि ये रिफ्यूजल एकदम अनवारंटेड मतलब अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर एकदम। चलो आगे देखो। वीडियो लाइक में कंजूसी नहीं गाइस, लाइक कीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग सम स्ट्रीडेंट क्रिटिसिज्म। तोड़ तोड़ कर देखते हैं। ये अचानक फॉलोइंग क्या आ रहा है? इसमें जो आईएनजी लगा है मैं इसको क्या मानूं? क्या मैं इसको जेरंड मानूं? क्या मैं इसको इन्फिनिटिव मानूं? क्या मैं इसको प्रेपोजिशन मानूं? मैं क्या मानूं? तो ग्रामर में जब भी इस तरीके से अचानक फॉलोइंग आ जाए, मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूं। देखिए, अगर ऐसे आ जाए फॉलोइंग, और यहाँ पर फॉलोइंग के बाद मान लो कोई नाउन फ्रेज रहे, तो आप समझ जाना कि ये जो फॉलोइंग है ना, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है आफ्टर। ये आफ्टर वाली फीलिंग देता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी चीज़ के बाद, मीन्स एज अ रिजल्ट। इसको बोल सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ। हिंदी में क्या बोलते हैं? के बाद, के रिजल्ट के तौर पर, इस तरीके से कह सकते हो, मतलब उस चीज़ के बाद। तो है कि फॉलोइंग सम स्ट्रीडेंट क्रिटिसिज्म। अब देखो, क्रिटिसिज्म मेरा क्या है? नाउन है। स्ट्रीडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा क्रिटिसिज्म, कैसी बुराई? स्ट्रीडेंट, बहुत ही कठोर। सम क्या है? ये यहाँ पर डिटर्मिनर है, ये इस एडजेक्टिव को बोल रहा है कि सम कुछ कठोर क्रिटिसिज्म। तो फॉलोइंग का मतलब है के बाद, यानी कि आफ्टर। तो कुछ कठोर क्रिटिसिज्म के बाद हो गया। अब क्रिटिसिज्म के बगल में ये देखो प्रेपोजिशन लगा है कि फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये बता रहा है कि ये क्रिटिसिज्म जो है ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तो क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहे हैं कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव हमारे दो काम करते हैं, मतलब जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सॉरी, वो दो काम करते हैं। एक एडजेक्टिव का काम करता है, एक एडवर्ब का काम करता है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ पर ये एक एडवर्ब का काम नहीं, एक एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहा है। क्रिटिसिज्म हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज कुछ बताए तो वो एक एडजेक्टिव है कि वो जो बुराई है वो कहाँ से आई? सुप्रीम कोर्ट से आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कठोर शब्दों में क्रिटिसाइज किया है। तो उस क्रिटिसिज्म के बाद क्या हुआ? मिस्टर रवि, अब ये सब्जेक्ट, एडमिनिस्टर्ड ये वर्ब, द ओथ ये हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए हैं कि फिर मिस्टर रवि जो कि गवर्नर है, उन्होंने क्या किया? कसम दिलाई। एडमिनिस्टर ओथ का मतलब होता है कसम दिला देना, शपथ दिला देना।
तो उसने शपथ दिला दिया। ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी, ऑफिस जो भी वो रूल होगा, ऑफिस और सेक्रेसी मतलब होता है कोई भी चीज़ सीक्रेट हो। ये शपथ दिलाई किसको? टू मिस्टर पॉनमुड्डी को शपथ दिला दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। अब यहां पर लिखा हुआ है कि हुज, अब पॉनमुड्डी के बगल में यहां लिखा हुआ है हुज कन्विक्शन इन अ करप्शन केस वॉज रिसेंटली स्टेड बाय द कोर्ट। अब ये हुज से लेकर के इस कोर्ट तक क्या है बॉस? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि ये पॉनमुड्डी के बारे में बता रहा है कि उस पॉनमुड्डी को शपथ दिला दिया रवि, मिस्टर रवि ने। कौन से पॉनमुड्डी? वही हुज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? दोष सिद्धि, जिस पर अदालत में कोई फैसला चल रहा हो, उसको कन्विक्ट ठहराया जा रहा हो, नो, तो जिसका जो दोष है, जो उसका जो भी उस पर जो कानूनी कार्रवाई चल रही होगी, तो उसका जो कन्विक्शन है इन अ करप्शन केस, भ्रष्टाचार के केस में, वॉज रिसेंटली स्टेट। ये जो वॉज आ रहा है ये इस कन्विक्शन के लिए आ रहा है, तो उसके कन्विक्शन को रोक लगा दिया गया, यानी कि उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई बाय द कोर्ट के द्वारा। क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, इतना आसान भी नहीं है, बट मेरा काम है आपको तोड़ तोड़ कर समझाना। अब देखिए, फिर यहां पर कॉमा के बाद कह रहा है रिजल्टिंग इन हिज एलिजिबिलिटी। तो अब अचानक यहां पर ये रिजल्टिंग क्या है? आईएनजी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कि ये रिजल्ट इन का मतलब होता है कि ये जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो इसका अब रिजल्ट क्या आया ये बता रहा है। तो जैसे कोर्ट ने उसके कन्विक्शन पर, उसके उस कानूनी जो कार्रवाई चल रही थी उस पर जैसे रोक लगाया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो ये आईएनजी में लगा रहा है कि उसका रिजल्ट ये होते हुए, रिजल्टिंग इन हिज एलिजिबिलिटी, उसकी एक एलिजिबिलिटी हो गई, वो सक्षम हो गया, वो योग्य हो गया क्या बनने के लिए? टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए वो एकदम एलिजिबल हो गया। बीइंग रिस्टोर्ड, और वो रिस्टोर किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब चूंकि जब तक उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी तब तक वो मेंबर नहीं था, सब रद्द हो गया था। जैसे कोर्ट ने स्टे लगाया, अब उसका रिजल्ट क्या हो गया कि अब वो बिल्कुल एबल हो गया है, एलिजिबल हो गया है मेंबर बनने का लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उसकी ये जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? बीइंग रिस्टोर्ड, मतलब कि उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। क्लियर? अब आगे देखिए, मिस्टर रवि had taken the legally untenable stand। पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखो, मिस्टर रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हैड, ऑफकोर्स पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है कि हैड टेकन द लीगली अनटेनेबल स्टैंड, यानी कि टेक स्टैंड जो होता है इसका मतलब होता है कि आपने कोई कदम उठाया है। तो मिस्टर रवि ने कोई कदम उठा लिया था, तो हैड क्यों लगाया, पास्ट परफेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आया, तो कोर्ट के फैसला के आने से पहले ही कदम उठाया होगा ना, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। तो मिस्टर रवि ने क्या किया था? एक कदम उठा लिया था। कैसा कदम था? लीगली अनटेनेबल। तो ये इस स्टैंड के बारे में बता रहा है। अनटेनेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव, और लीगली क्या हो गया? एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बता सकता है और नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता सकता है। तो पूरा मस्त डिस्क्राइब किया है। तो मिस्टर रवि ने कैसा कदम उठाया था? लीगली, कानूनी रूप से अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब है कि ऐसा कदम जिसकी खूब बुराई होगी, भर भर की बुराई होगी, अब उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कदम मिस्टर रवि ने उठा लिया था। अब है कि वो कदम क्या था? दैट। अब यहां दैट क्या कर रहा है? ये इस स्टैंड का व्याख्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। तो मिस्टर रवि हैड टेकन द लीगली अनटेनेबल स्टैंड, उन्होंने एक इस तरह का कदम उठा लिया था दैट इट वुड बी अगेंस्ट, वो यह है कि ये अगेंस्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। उनका कदम क्या था? वो क्या कहना चाह रहे थे कि देखो भाई, अगर हम दोबारा उनको बहाल करते हैं, उनको उस पोस्ट को दे देते हैं, उनको मंत्री बना देते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना देते हैं, तो इट वुड बी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक जो नैतिकता है उसके खिलाफ जाएगा। टू री इंडक्ट मिस्टर पॉनमुड्डी, यानी कि अगर मिस्टर पॉनमुड्डी को दोबारा हम
बहाल कर लेते तो बेकार है, मतलब मोरालिटी के खिलाफ है, ऐसा जो उन्होंने कदम उठाया था उसका ये मतलब था। बेस्ड ऑन द स्टे ऑफ कन्विक्शन, बेस्ड ऑन द स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो कि आधारित था उनके कन्विक्शन के स्टे पर। कन्विक्शन मतलब कि उनको मुजरिम ठहराया जाएगा या मुजरिम है या नहीं है, उस पर जो मामला चल रहा है उसमें तो स्टे लग गया। फिर से इसको समझिए, देखिए यहाँ से देखिए, मिस्टर रवि हैड टेकन द लीगली अनटेनेबल स्टैंड, उन्होंने बहुत ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी भर भर की बुराई हो रही थी, ठीक है। कदम क्या था? दैट इट वुड बी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा, टू री इंडक्ट मिस्टर पॉनमुड्डी। पॉनमुड्डी को अगर दोबारा हम रख लेते हैं, मिनिस्टर बना लेते हैं, तो ये मोरालिटी खिलाफ होगा। बेस्ड ऑन द स्टे ऑफ कन्विक्शन, यानी कि जिस कन्विक्शन को रोक लगाया है उसके आधार पर अगर हम इनको मंत्री दोबारा बनाते हैं तो गलत होगा। ऐसा कहना किसका है? मिस्टर रवि का, जो कि गवर्नर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, इन द गवर्नर्स इंटरप्रिटेशन। अब ये छोटे छोटे जुमले होते हैं, ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इन द गवर्नर्स इंटरप्रिटेशन, गवर्नर के शब्दों में अगर मैं बात करूँ, कहते हैं ना कि उनके हिसाब से, उनके शब्दों में, उनके व्याख्या के रूप से, ऐसा कहते हैं ना कि उनका अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, उनकी अपनी फीलिंग, अनुवाद क्या है। तो इन द गवर्नर्स इंटरप्रिटेशन, गवर्नर के शब्दों में अगर बात की जाए तो द ऑर्डर ऑफ द टू जज बेंच। अब बात किसकी हो रही है? ऑर्डर की हो रही है। ये ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है। इस ऑर्डर के बगल में प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा। ऑर्डर किसका? ऑर्डर ऑफ द टू जज बेंच। दो जज, मतलब दो जज बैठे होंगे, ऐसे बोलते हैं ना अदालत में, जब दो जज बैठेंगे तो टू जज बेंच कहते हैं, 9 बैठेंगे तो 9 जज बेंच कहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो ऑर्डर है जहाँ पर 2 जज लोगों ने ऑर्डर दिया था, फिर कॉमा, यहाँ लिखा हुआ कि स्टेइंग द कन्विक्शन, तो द ऑर्डर ऑफ द टू जज बेंच स्टेइंग द कन्विक्शन। ये क्या है? स्टेइंग द कन्विक्शन का मतलब है कि कन्विक्शन पर रोक लगाते हुए, स्टे मतलब रोक लगाना, कन्विक्शन का मतलब है कि जो दोष उन पे आरोप है तो उस पर रोक लगा दिया, ठीक है, लगाते हुए। रिकॉर्डेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट, जिसको स्टेइंग द कन्विक्शन रिकॉर्डेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट। अब ये कन्विक्शन के बारे में बता रहा है कि रिकॉर्डेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट, कि जिसको मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये कन्विक्शन लगाया गया था। देख रहे हो, देखिए, द ऑर्डर ऑफ द टू जज बेंच स्टेइंग द कन्विक्शन रिकॉर्डेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट। यहां तक हो गया। अब यहां पर है वॉज ओनली। अब ये वॉज किसके लिए आ रहा है? ये द ऑर्डर के लिए आ रहा है। ये जो ऑर्डर है वॉज ओनली बाय वे ऑफ इंटरिम रिलीफ। तो ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ कैसा ऑर्डर है? बाय वे ऑफ इंटरिम रिलीफ। इंटरिम का मतलब होता है ना कि एकदम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, बस एक रिलीफ है। तो ये ऑर्डर जो था वो कैसा था? ओनली बाय वे ऑफ। ये बाय वे ऑफ का मतलब है कि इस तरीके से था। इस ऑर्डर कैसा था? इंटरिम रिलीफ वाला ऑर्डर था, मतलब कि बिल्कुल कैंसिल नहीं किया, एक तरीके से आपको तत्कालिक एक रिलीफ मिला है। एंड दैट इट मेंट दैट, ये तो कहने का तरीका होता है और इसका यह मतलब है कि ये एक छोटा सा इडियम है, इसका मतलब है दैट इट मेंट दैट, यानी कि इसका यह मतलब है, इंटरिम रिलीफ का यह मतलब है द कन्विक्शन वाज एग्जिस्टेंट। जो कन्विक्शन था, यानी कि उस पर जो दोष आरोप जो लग रहे थे, वॉज एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट का मतलब कि एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो हटा नहीं है, सिर्फ एक रिलीफ मिला है, हटा नहीं है। बट मेड नॉन ऑपरेटिव, लेकिन वो एक नॉन ऑपरेटिव है। एंड डिड नॉट अमाउंट टू इट्स बीइंग सेट असाइड। कहने का मतलब है कि कन्विक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी उस पर कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। नॉन ऑपरेटिव मतलब इनएक्टिव है, अभी बस होल्ड पे है। एंड डिड नॉट अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है एकदम, कहते हैं ना कि उसके बराबर, अमाउंट का मतलब बराबर। तो डिड नॉट अमाउंट टू इट्स बीइंग सेट असाइड, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल कैंसिल के बराबर है। देखो कैसे अंग्रेजी घुमा करके लिखते हैं लोग, अब देख रहे हो गाइस। इसीलिए मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि मुझसे अभी जो बिगनर जुड़े होंगे ना,
अब तक तो जा चुके होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी इंग्लिश होती है जिसमें वक्त लगेगा कुछ समझने में। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए ना कि इन द गवर्नर्स इंटरप्रिटेशन, गवर्नर के शब्दों में जो ऑर्डर है ऑफ द टू जज बेंच, दो जज ने जो ऑर्डर दिया है, कौन सा ऑर्डर, स्टेइंग द कन्विक्शन, उनके दोष को, उनके जो उस पर कानूनी जो चल रहा है उसको रोकते हुए, कन्विक्शन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्डेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट, उन पे जो आरोप लगा था और जो उनको ये सज़ा मिली होगी हाई कोर्ट के द्वारा मिली होगी। तो ये जो ऑर्डर आया है वॉज ओनली ए बाई वे ऑफ इंटरिम रिलीफ, ये सिर्फ एक रिलीफ है, कुछ पल के लिए रिलीफ है। ऐसा कौन कह रहा है, गवर्नर कह रहे हैं। कन्विक्शन को दोष सिद्धि कहा जाता है हिंदी में, तो उस पर रोक लग गया, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और एक कन्विक्शन जो है ये मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन अभी क्या है कि ऑर्डर किसी और कोर्ट से आया होगा जिस पे स्टे लग गया है। तो ये एक रिलीफ है, ऐसा गवर्नर कह रहे हैं कि रिलीफ है भाई। एंड दैट इट मेंट दैट, ये पूरा का पूरा इसका मतलब था कि इसका यह मतलब है कि, और चूंकि ये रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ है, तो इसका यह मतलब हुआ कि द कन्विक्शन वॉज एग्जिस्टेंट, यानी कि जो कन्विक्शन लगा था उन पे जो दोष सिद्धि था वो एग्जिस्ट तो करता ही, वो दोष है, बट मेड नॉन ऑपरेटिव, लेकिन अभी उसको कैसा बना दिया गया है, इनएक्टिव, नॉन ऑपरेटिव, कि अभी कुछ भी ऑपरेट नहीं होगा, दोष है बट अभी होल्ड पर है। एंड डिड नॉट अमाउंट, और ये जो है इनका जो कन्विक्शन है, डिड नॉट अमाउंट टू, ये उसकी बराबरी नहीं कर रहा है। क्या बराबरी, इट्स बीइंग सेट असाइड, इसका कैंसिल हो जाने के बराबर नहीं है, यानी कि अभी कैंसिल नहीं हुआ है, आपको खाली होल्ड पे रखा गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। समझे कुछ? अब आगे देखिए, मुझे लगता है मुझे ये 50% करा के छोड़ देना चाहिए, आपसे राय मांगनी चाहिए कि मैं एडिटोरियल लाऊं कि ना लाऊं। देखिए, द इंटरप्रिटेशन वॉज क्वाइट क्वेश्चनेबल, इसको समझिए कि उनका जो ये इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने ये जो सोच लिया, उन्होंने जो मतलब समझ लिया, उन्होंने जो कोर्ट के फैसले का अपने मन में जो अनुवाद कर लिया, वॉज क्वाइट क्वेश्चनेबल, वो बिल्कुल सवाल उठाने वाला था। एज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा कि जो कानूनी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। एज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दैट फ्लो फ्रॉम अ क्रिमिनल कन्विक्शन, कि वो परिणाम जो आते हैं कहाँ से, क्रिमिनल कन्विक्शन से, यानी कि क्रिमिनल का जो दोष सिद्धि है, ओके, जब दोष सिद्ध हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंस होगा। तो जैसा कि जो लीगल जो परिणाम है जो कहाँ से फ्लो करते हैं, क्रिमिनल कन्विक्शन से फ्लो करते हैं इन अ करप्शन केस, करप्शन केस में, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है, लॉस, वो क्या बताते हैं, लॉस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर, यानी कि जो लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो कानूनी जो परिणाम इसके होते हैं, दैट फ्लो फ्रॉम क्रिमिनल कन्विक्शन, अगर कोई क्रिमिनल उस पर दोष सिद्धि हो जाता है किसी करप्शन केस में, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है लॉस ऑफ एलिजिबिलिटी, कि आप योग्य नहीं हैं फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर, आप एक लेजिस्लेटर नहीं बन सकते हैं, आप वो एमएलए और ये मंत्री ये सब नहीं बन सकते हैं, ठीक है, उसका ये परिणाम होता है। एंड देयरफॉर, इसलिए, फॉर बीइंग अ मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने के लिए स्टैंड सस्पेंडेड एज सुन एज द कन्विक्शन इज स्टेड, और ध्यान दे लीजिए कि ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, अब इसी के बारे में कह रहा है कि ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, अब ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब देखो कहाँ पर है, स्टैंड, कि ये जो लीगल परिणाम है ये सस्पेंड हो जाते हैं जैसे ही, एज सुन एज द कन्विक्शन इज स्टेड, जैसे कन्विक्शन उस दोष सिद्धि पर जैसे ही स्टे लगता है, फिर आप सब एलिजिबल हो जाते हो। अब आप बताइए कि क्या समझ में आया आपके, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? फिर से देख लीजिए एज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। अब इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पर है, ये स्टैंड हमारा वर्ब है, ठीक है। और इस ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है कि आपका क्या रिजल्ट होगा, लीगल क्या होगा रिजल्ट। तो लीगल रिजल्ट है कि दैट फ्लो फ्रॉम अ क्रिमिनल कन्विक्शन इन अ करप्शन केस, जो कि कहाँ से आता है, क्रिमिनल कन्विक्शन से। करप्शन केस में अगर आप दोष आपकी सिद्ध हो गई तो उसका क्या मतलब होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी खो देंगे आप लेजिस्लेटर नहीं बन पाएंगे,
ठीक है, एंड देयर फॉर बींग अ मिनिस्टर, और मिनिस्टर बनने के लिए भी आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। बट ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये तो सस्पेंड हो गया। क्यों? जैसे ही कन्विक्शन पे रोक लगी परिणाम भी सस्पेंड हो गया, मतलब बंदा बन सकता है मिनिस्टर। ये कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी पार्सिंग करके देखा जाए कि लॉस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर एंड, बीच में ये देयरफॉर डाल दिया, इसको हटा दीजिए, लेजिस्लेटर एंड फॉर बीइंग अ मिनिस्टर, लेजिस्लेटर बनने के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए वो एलिजिबिलिटी खो देता है, ये इसका मतलब है। और फिर यहाँ किससे सीधा ये कॉन्सिक्वेंसेज का वर्ब कहाँ आ गया, ये स्टैंड आ गया कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये बिल्कुल सस्पेंडेड हो जाता है जैसे कन्विक्शन पे रोक लग जाती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब है यहाँ पर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स रीस्टोर द मेंबरशिप ऑफ दोज कन्विक्टेड एज सुन एज द कन्विक्शन इज स्टेट। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके, दो लोगों की बात कर रहा है, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है और जो राज्य का जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में कह रहा है कि ये क्या है, रीस्टोर करते, पुनः बहाल कर देते हैं, किसको, मेंबरशिप ऑफ दोज, उन लोगों की मेंबरशिप को बहाल कर देते हैं। दोज के बाद यहाँ लिखा है कन्विक्टेड, जिन पर दोष सिद्ध हुआ था उनको पुनर्बहाल कर देते हैं। कब बहाल करेंगे, एज सुन एज द कन्विक्शन इज स्टेट, जैसे उनके दोष सिद्धि पर रोक लगा, पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो, सब जो है तुरंत मेंबरशिप बहाल कर देते, मतलब भैया फिर से आप मंत्री बन जाओ, फिर से बन जाओ ऐसा। इवन इफ, भले ही इवन इफ देयर सीट्स हैड बीन डिक्लेयर्ड वैकेंट, चाहे उनके सीट को वैकेंट घोषित क्यों ना कर दिया गया हो, जैसे बंदा जेल चला गया, उस पर दोष सिद्धि हो गई और उनका सीट खाली, कोई और इलेक्शन लड़ो भाई आ जाओ, और जैसे उसका दोष मुक्त होता है तो अगर ये सीट खाली भी था तब भी उनको मौका दिया जाएगा, उनको रिस्टोर किया जाएगा। ये बात कही जा रही है कि इवन इफ देयर सीट्स हैड बीन डिक्लेयर्ड वैकेंट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगाया गया। अब है कि द गवर्नर्स कन्फ्यूजन, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गवर्नर के कन्फ्यूज़न की, कि गवर्नर का जो कन्फ्यूज़न है, गवर्नर्स कन्फ्यूज़न ऑफ मोरालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस विद लीगैलिटी सीम्ड डेलिब्रेट। अब इसका क्या मतलब है, गवर्नर का जो कन्फ्यूज़न है ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज है कि यार नैतिकता इसमें चली जाएगी, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, की जो अच्छे गवर्नेंस का जो एक सिद्धांत होता है तो उसके लिए गवर्नर को कन्फ्यूज़न है, विद लीगैलिटी, एक लीगैलिटी के साथ, लीगली। तो ये जो इनका जो कन्फ्यूज़न है ना, सीम्ड डेलिब्रेट, ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके किया हुआ है। डेलिब्रेट का मतलब है कि जानबूझ करके आप पीछे पड़े हो कि नहीं 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 नहीं, अब जानबूझ के कह रहे हो कि मोरालिटी के खिलाफ है, प्रिंसिपल के खिलाफ है, ऐसा लग रहा था। फाइन गाइस, 50% ही मैं लाया हूँ। अब देख लीजिए आपके सामने कि कितना मुश्किल है एक एक सेंटेंस को आपको तोड़कर समझाना, प्लस कितना बोरिंग है ये। जो नया बच्चा कहेगा सर क्या हो रहा है ये, क्योंकि आप ही में से कई लोग कहते थे सर नॉन फिक्शन बताओ, ये बताओ, एडिटोरियल बताओ। तो देख लो भाई एडिटोरियल, अब मेरे व्यूवर्स एडिटोरियल वाले अगर मान लो सारे एडिटोरियल वाले हैं तो मैं एडिटोरियल लाऊंगा। अगर मेरे व्यूवर्स, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूवर्स अगर मेरे हैं सिटी न्यूज़ वाले, वो कहते नहीं सर अभी बिगनर्स वाला कराओ, फ्रंट पेज ये सब छोटे मोटे कराओ, तो आप मुझे कमेंट जैसा करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब पार्सिंग करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।